तो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मेरा जो आज का स्टॉक पिक है वो एक सीमेंट प्लेयर है। कंपनी का नाम है हेडलबर्ग सीमेंट। अनिल जी, हमको लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर आने वाले साल में बहुत स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कैपेसिटी रखता है और कहीं ना कहीं हेडलबर्ग ने ऑनगोइंग कैपेसिटी एक्सपेंशन भी प्रोग्राम ऑलरेडी चालू किया था। प्लस रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रही है कि शायद सीमेंट पे जीएसटी जो करीबन 28% है वो कम होने की उम्मीद है। तो मुझे लग रहा है कि हेडलबर्ग सीमेंट एक अच्छा वैल्यू पिक साबित हो सकता है अगर किसी के पास 6 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है। हमको लग रहा है कम से कम 225-230 का एक टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। और दूसरा शेयर जो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मुझे लग रहा है कि अभी भी इस लेवल पे कोई अगर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहता है तो 1350 में डेफिनेटली एंट्री करे। मुझे लग रहा है कि FY24 इनके लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा। हालांकि देखिए, अभी रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि इस साल का मानसून थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन इनके लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है कि 2 साल की ऑर्डर बुक ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए इनके पास ऑलरेडी रेडी है। तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आएगी और मुझे लग रहा है कि कम से कम 1550 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदा जा सकता है। नहीं, आई थिंक नंबर्स डेफिनेटली दीपांशु काफ़ी रिएश्योरिंग है और मुझे लग रहा है कि देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट को उम्मीद थी कि नंबर्स अच्छे आएंगे। मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए अगर यही ट्रैक्शन कंटिन्यू होता है तो मेरे ख्याल से और भी रीरेटिंग के लिए पॉसिबिलिटी। तो करंट लेवल पे डेफिनेटली लंबी अवधि के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। लंबी अवधि यानी कम से कम 12-15 महीने का अगर टाइम फ्रेम है तो निवेशकों को ये प्राइस पे ज़रूर एक थोड़ा सा निवेश करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन लेवल से बन सकता है। नहीं, डेफिनेटली नंबर्स तो दीपांशु काफ़ी अच्छे थे और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन इस क्वार्टर में देखने को मिला है, हमारा अंदाज़ा है कि नॉट ओनली थर्ड क्वार्टर बट चौथे क्वार्टर में भी ये ग्रोथ जारी रहेगा। और जिस प्रकार के नए प्रोजेक्ट्स कंपनी ने लिए हैं, नए टोल प्रोजेक्ट्स जो कंपनी FY24 में कमीशन करेगी, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ और जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रहेगी। तो डेफिनेटली इस लेवल पे थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया थोड़ा सा मीडियम टर्म रखें, 12 से 18 महीने का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंपनी को बेनिफिट मिलना चाहिए। दीपांशु, दिसंबर का जो परफॉर्मेंस आया है वो सितंबर के क्वार्टर के जैसे ही काफ़ी अच्छा आ गया। इनफैक्ट मार्केट ने पहले इस कंपनी को क्लोजली इसलिए वॉच नहीं किया क्योंकि काफ़ी समय के बाद ये लॉस से प्रॉफिट में आई है। बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको दिसंबर के क्वार्टर में दिख रहा है, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि आने वाला साल होपफुली अगर मानसून अच्छा रहता है तो एग्री सेगमेंट के लिए डेफिनेटली ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे। हालांकि देखिए, अभी स्काईमेट ने अभी एक फोरकास्ट किया है कि इस साल का जो मानसून है उसमें एल निनो का इफेक्ट ज़्यादा आ सकता है। बट डेफिनेटली करंट वैल्यूएशंस पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। थोड़ा सा नज़रिया लंबा रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मानसून में अगर थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस आती है तो स्टॉक में थोड़ी सी अपसाइड जो है वो थोड़ी लिमिटेड रहेगी। आपका नज़रिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो कोफोर्ज में मैं समझता हूँ कि अच्छी वैल्यू ज़रूर बन सकती है। डेफिनेटली आने वाले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग रह सकते हैं, लेकिन अगर नज़रिया कम से कम 12-15 महीने का है तो मैं समझता हूँ जुलाई अगस्त के बाद होपफुली अगर कोई रिकवरी यूएस यूरोपियन मार्केट्स में आती है तो डेफिनेटली कोफोर्ज को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि करंट वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर FY24 और बियॉन्ड के बाद के अर्निंग्स देखें तो इसमें डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो की पोजीशन हम बना सकते हैं। इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए, तीसरे तिमाही के जो रिजल्ट्स आके हैं हर पैमाने पे कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया है और ये लगातार पिछले 2-3 क्वार्टर से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो यूएस मार्केट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो मार्केट चाहेगा कि कम से कम ऑपरेशन स्टेबलाइज हो, एटलीस्ट यूएस मार्केट से रिकवरी इनके लिए अच्छी हो। तो ये मेरे ख्याल से कम 1-2 क्वार्टर्स और लगने की अपेक्षा रहेगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें, बट फ्रेश खरीदारी बिल्कुल इस प्राइस पे नहीं करनी चाहिए। देखिए दीपांशु, नंबर्स तो तीसरे तिमाही के लिए काफ़ी ख़राब थे। मार्केट शेयर लॉस भी कंपनी ने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन आई थिंक जो मार्केट आगे देख रही है वो ये देख रही है कि इस साल जो गर्मी का सीज़न है उसमें अंदाज़ा है कि होपफुली ये सारी कंपनीज़ को अच्छी डिमांड कब देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट थोड़ा सा उत्साहित है कि पिछले साल का सीज़न इनको ज़्यादा ये कैपिटलाइज नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले साल में अगर ये होपफुली सीज़न को कैपिटलाइज करते हैं तो इनके पास काफ़ी नए प्रोडक्ट्स है, काफ़ी बड़ी रेंज है और काफ़ी पुराने प्लेयर है। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन रीच और जो कस्टमर का जो टच पॉइंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से एक क्वार्टर में अगर थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट ऑपरेटिंग मार्जिन में आपको दिखेगा तो शेयर में डेफिनेटली और तेज़ी आ सकती है। बट हाँ, थर्ड क्वार्टर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज था। मेरा मानना है कि ये नेगेटिव सरप्राइज अभी आने वाले क्वार्टर्स में आएगा नहीं, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस भी थोड़ी सी घटे हैं।
तो इसका भी फायदा कंपनी को मिल सकता है। स्टैंड अलोन बिजनेस पे हमको लग रहा है कि मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव आ सकता है, और हालांकि सिंजीन ने नंबर्स अच्छे दिखाए थे, बट ओवरऑल अगर स्टैंड अलोन बेसिस की बात करें तो हमको लग रहा है कि जो कमेंट्री मैनेजमेंट की आएगी स्पेशली न्यू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के ऊपर, यूएस मार्केट के ऊपर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मेरे ख्याल से नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग आने की अपेक्षा है, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि शेयर के प्राइस में आपको आगे डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के पहले ना खरीदे, रिजल्ट्स के बाद, रिव्यू आने के बाद इसमें एक निवेश बन सकता है। मुझे लग रहा है कि देखिए नतीजे तो ठीक ठाक थे, बट कहीं ना कहीं मार्केट्स में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि फार्मा सेक्टर में जितनी भी कटाई और जितनी भी नेगेटिव्स थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। सेक्टर में अभी काफ़ी वैल्यू इमर्ज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से होपफुली आने वाले 1-2 क्वार्टर्स फार्मा सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है जो सिलेक्टेड स्टॉक बास्केट होना चाहिए उसमें ग्लेनमार्क तो है, बट उसके बाद सन फार्मा भी होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स एज्यूम कर रहे हैं कि आने वाला साल फार्मा सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा, तो कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग हो रही है दीपांशु, और उसी लिए शायद आपको एक अच्छा अपटिक अक्रॉस द बोर्ड फार्मा में दिख रहा है। ऑफकोर्स ऐसे अंडर परफॉर्मर्स भी है, जैसे कि लुपिन की बात हमने की, बट क्लियरली जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, यूएस मार्केट में ट्रैक्शन अच्छा है, वहाँ पे आपको फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी एक रिस्क रिवॉर्ड की पोजीशनिंग मिल सकती है। केमिकल कंपनी है और कंपनी का नाम है आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये हाल ही की कंपनी लिस्टेड है, लेकिन कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट के प्रोडक्ट में। इनफैक्ट कंपनी ने पिछले साल 1100 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 170-180 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस बार तीसरे तिमाही के जो नंबर्स आ गए बहुत ही दमदार आ गए, करीबन 98 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने तीसरे तिमाही में रिकॉर्ड किया है, जो करीबन 50 करोड़ थर्ड क्वार्टर में प्रीवियस ईयर था। हमको लग रहा है कि इस साल कंपनी करीबन 30-32 रुपए की अर्निंग करेगी, और अगले साल करीबन 40 रुपए के ऊपर अर्निंग आएगी। तो डेफिनेटली अर्निंग्स ट्रैक्शन पॉजिटिव है, और ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट भी ब्रोमाइन के लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है, और प्लस मोर और लेस इनकी मोनोपोली है इस प्रोडक्ट में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली खरीदने का मौका बनता है, तो यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए।